हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जून 2020 का प्रश्न पत्र सेकेंड। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। विलियम काय के द्वारा लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर, ये 1857 से संबंधित थी। एडवर्ड जे थॉमसन के द्वारा लिखी गई है द अदर साइड ऑफ मेडल। SN सेन के द्वारा लिखी गई है 1857 लिखी गई है SN सेन के द्वारा। और जॉर्ज मैकमस के द्वारा लिखी गई है द इंडियन म्यूनिटी इन प्रोस्पेक्टिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए, विलियम काय के द्वारा लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर। एडवर्ड जे थॉमसन के द्वारा लिखी गई है द अदर साइड ऑफ द मेडल। SN सेन के द्वारा लिखी गई है 1857। और जॉर्ज मैकमन के द्वारा लिखी गई है द इंडियन म्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकार, तकनीक एवं अर्थ बताइए। खत, इसका संबंध है हाशिया से। किससे संबंधित है? हाशिया से संबंधित है। तरह का संबंध है रेखांकन, रेखा चित्र, आलेख से। अलग अलग तरह की होती हैं रेखाएं। रंगामेजी का संबंध है रंग मिश्रण और रंगाई से। शम्स का संबंध है अलंकृत शीर्षक से। अलंकृत शीर्षक मतलब शम्स सबसे ऊपर होगा। तो खत लिखेंगे और हंसिया से काट दिया जाएगा, तुम्हें हाथ को ही काट दिया जाएगा खत लिखने से। तो खत हाशिया से संबंधित है। तरह का संबंध है अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं, तो रेखा चित्र, रेखांकन और आरेख। रंगामेजी मतलब अलग अलग रंग का मिश्रण, तो रंग मिश्रण और रंगाई। शम्स का संबंध है अलंकृत शीर्षक से, शम्स। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? तो इनका नाम हो जाएगा चंदना। को प्रसारित करने में जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों ने अपना योगदान दिया था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर से पूर्व जैन धर्म को निर्ग्रंथ कहा गया है। इसका तात्कालिक वज्जी, लिच्छवी और मगध के राजवंशों से पारिवारिक संबंध थे। चेटक की पुत्री पद्मावती से उत्पन्न पुत्री वंदना को जैन भिक्षु बनने वाली, मतलब चंदना थी, है ना, चा होगा ये, चंदना को जैन धर्म भिक्षु बनाने वाली पहली महिला मानी जाती हैं। जैन धर्म की त्रिरत्न को विशेष महत्व दिया गया था। त्रिरत्न को विशेष महत्व दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट डाइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण से मिलती है? तो ये ट्रेवेनियर और फायर के द्वारा दिया गया था। तो भैया जो पत्थर है उसको ट्रेवल करा, फायर में टूट जाएगा या जल्दी तराशे जाएंगे। तो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर और 7वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी यात्री यह पेशे से जोहरी थे तथा शाहजहां के काल में भारत आए थे। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 7वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी यात्री हैं। यह पेशे से जोहरी एवं शाहजहां के काल में भारत आए थे। अपनी द्वितीय यात्रा के दौरान यह दौलताबाद नांदेड़ मार्ग से गोलकुंडा से हीरे की खानों के अतिरिक्त दखल रोड़ा एवं गनी की खानों की यात्रा की है। ट्रेवेनियर एवं फायर महोदय ने कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल कल जानकारी सबसे पहले दी है। नेक्स्ट आते हैं, 1914 तक द्वितीय पैदल यात्रा की 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? तो ये आते थे पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914-18 की घटना आधुनिक विश्व के इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। इसी युद्ध के पूर्व होने वाले संघर्ष में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सिपाही तैयार हो रहे थे। इसमें पैदल सैनिक,
युद्ध टैंक एवं बंदूकधारी सैनिक भी शामिल थे। इस समय तक लगातार 3/4 पैदल सैनिक पंजाब, नेपाल एवं उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत से भर्ती होते थे। आगे होने वाले युद्ध में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रांस एवं बेल्जियम सितंबर 1914 के मध्य हुए संघर्ष में पैदल सेना और अवरोही डिवीज़न की प्रमुख भूमिका रही थी। नेक्स्ट आते हैं दास प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं बताइए। तो दास प्रथा अब्दुल हमीद लाहौरी के साम्राज्य का यह महत्वपूर्ण नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थीं, चाहे वे सम्राट में कहीं भी नियुक्त हों, उन्हें अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवारों की पहचान मास्टर के लिए लाना होता था। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि वे वक्र एवं वत्क्षा में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ग एवं बख्शा से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाए जाने लगे थे। तो ये भी सही हो जाएगा। औरंगजेब काल के दीर्घ या उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासन उस शियाक ने इस नियम की पुष्टि की है। तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएंगे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर की राय में पहली बार मनसब प्रथा प्रदान किया गया था। इसमें जात एवं सवार नामक द्वैत मनसब प्रथा प्रारंभिक थी। इन्हें नगद एवं जागीर के रूप में वेतन मिलता था, किंतु जागीर से इन्हें केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार था। मनसबदार यदि वल्क एवं वक्शा में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। यहाँ से संबंधित नियम आगे चलकर पूरे काबुल प्रांत में नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाए गए थे। औरंगजेब के राय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई थी कि जितने देने के लिए जागीर नहीं बची थी जिन्हें। इस स्थिति को बेजागिरी कहा गया है। तो जैसे अब बेरोजगारी है तो उस समय औरंगजेब के समय इसको क्या कहा गया था? बेजागिरी कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं पद और उनसे संबंधित प्रभारी। अमीर ए कोही, जो अमीर ए कोही है यह कृषि विभाग से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस विभाग को बनाया गया था। अमीर ए आखूर, इसका संबंध है घोड़ों की कमान के अधिकारी से, और रजिया सुल्तान के समय जो आखूर था उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। वरीद, इनका संबंध है खुफिया अधिकारी होते हैं वरीद, और जो दवीर होते हैं वह सचिव होते हैं। सचिव को क्या कहा जाता है? दवीर कहा जाता है। अमीर कोही का संबंध है कृषि के प्रभारी अधिकारी से। अमीर आखूर घोड़े की कमान अधिकारी से संबंधित है। वरीद का संबंध है खुफिया गुप्तचर अधिकारी से, और दवीर का संबंध है सचिव से। दवीर का पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाले विभाग का प्रमुख अधिकारी भी माना जाता है। ये सभी सल्तनतकालीन विभागों के प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नहीं मिलानी है, कथन बताने हैं। कथन और तर्क क्या कहता है? ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में दजला फरात नदी घाटी के लोगों के साथ व्यापार संबंधित थे। तो सही है, इसका वर्णन हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। नेक्स्ट आता है ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध के, तो ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का संबंध अफगानिस्तान, ईरान, इराक देशों से था। इराक में दजला फरात नदी घाटी में स्थित मेसोपोटामिया क्षेत्र से व्यापार होता आता है। मेसोपोटामिया क्षेत्र में हड़प्पाई मोहरें एवं बस्ती के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण हैं। यह सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारित के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो ये देते हैं अलबरूनी। कौन देते हैं? अलबरूनी देते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संबंध चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा गया है। इस संवत के प्रारंभ के निर्धारण में अलबरूनी ने सूचना दी थी। इस वंश की जानकारी का प्रमाण वायु पुराण एवं समुद्र पुराण के प्रयाग अभिलेखों से प्राप्त होता है, जिसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल के प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन क्षेत्रों में व्याप्त किए गए संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। बंगाल विभाजन अलग अलग दिशाओं में आएगा, ये किसने कहा था? ये H.H. रिजले के द्वारा कहा गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इससे पूर्व बंगाल में बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। इसका नेतृत्व अकेले लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में था। H.H. रिजले ने बंगाल को विभाजन करने के उद्देश्य को व्यक्त किया। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा। इसलिए आगे चलकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बंगाल में किया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के प्रभावी होने के दिन से पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम के गीत गाए। निम्नलिखित में से किन किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायत कर सकें? ये कहाँ पर किए गए थे? ये कुंवर जी मेहता के द्वारा किया गया है ये काम, और ईशान चंद्र राय के द्वारा किया गया है। ब्रिटिश काल में किसानों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठित आंदोलन किए गए हैं। गुजरात के कुंवर जी मेहता द्वारा पाटीदार युवक मंडल का निर्माण किया गया। कुंवर जी मेहता के आग्रह पर ही सरदार पटेल ने 1920 में बारदौली ताशुके के किसानों द्वारा लगान एवं अदायगी का आंदोलन चलाया। ईशान चंद्र राय ने अफगान बंगाल एवं बांग्लादेश में यूसुफ शाही परगने में पावना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके लिए इन्होंने एक पावना रैयत लीग बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं, रैयत लीग बनाई थी। पावना रैयत लीग किसने बनाई थी? ईशा चंद्र राय के द्वारा बनाई गई थी। द्वारकानाथ गांगुली मुख्य रूप से सामाजिक सुधार के कार्यों से जुड़े हुए थे। भास्कर राव जाधव ने ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर 1919 के बाद एक ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी पार्टी का गठन किया। शशिपद बनर्जी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट आते हैं, मुगल काल के परवाचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र सही हो जाएगा। इस पर राज की मोहर की ज़रूरत नहीं होती थी, ये भी सही हो जाएगा। जो परवाचा था इससे सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किए जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 सही हैं। मुगल वंश के आरंभिक चरणों में बेगमों एवं शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए पर्चा जारी नहीं किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ही बस सही है। मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों में वाक्यनवीश, मुशर्रिफ, परवाचाओं एवं मीर-ए-बहर आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। परवाचाओं की ऐसी आज्ञा को जारी करने का अधिकार था जिसे सम्राट के आदेश के पूर्व दिया जाता था। इस आज्ञा पत्र पर राजकीय मोहर की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रारंभ में इस आज्ञा पत्र को बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि एवं राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है, बताइए। इन्होंने मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेकों पर देने की प्रथा समाप्त की थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसने भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाहों द्वारा करने की शुरुआत की थी, सही है। नज़र पाहिनी के अंतर्गत जमीन को बगात और नाबूद में बांटा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। भू राजस्व के अधिकतम दर की भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज 1/4 से 2/3 हिस्सा हुआ करती थी, तो ये भी सही हो जाएगा। मलिक अंबर निजाम शाही राज्य का प्रमुख शासक था, अतः मुख्यतः यह अविसीनियाई दास था, जिसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य में भू राजस्व संग्रहण प्रणाली को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की गई। दूसरा, भू क्षेत्र के आकलन सरसरी निगाहों द्वारा करने की शुरुआत की गई। इन्होंने दक्षिण में टोडरमल की भूमि
व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके इजारों पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तिरुमूलर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा है, सही है। तमिल सिद्धवार में ब्राह्मण विरोधी एवं कर्मकांड विरोधी लक्षण मिले थे, सही है। तमिल सिद्धों ने शिव एवं तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया है, सही हो जाएगा। तमिल सिद्धों के प्रमुख केंद्र तोडेनाडु एवं पार्डिनाडु थे, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। तमिलनाडु में आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर आधारित तमिल अभिव्यक्ति तमिल सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं, के रूप में जाने जाते हैं। यह सिद्ध संप्रदाय के चिकित्सक मुख्यतः तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश केरल के समीपवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा कार्य करते थे। इस चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान भगवान शिव से अगस्त महर्षि को भगवती पार्वती, मुरुगन, शिवपुत्र कार्तिकेय तथा नंदी के द्वारा प्राप्त हुआ। तिरुमूलर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। यह सिद्धवार में ब्राह्मण विरोधी एवं कर्मकांड विरोधी लक्षण पाए जाते थे। महत्व अगस्त की इस पद्धति पर प्रभुत्व अधिक होने के कारण अगस्त संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचिव प्रति तैयार कराई गई थी? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना के दरबार में या पुस्तकालय में इसको तैयार किया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना का जन्म लाहौर में हुआ था। बैरम खां के पुत्रों के रूप में इनके जन्म का नाम रहीम था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया है। माशरे रहीमी, आयन अकबरी, इन्होंने खाने खाना और रहीम नाम से किताबें लिखी थीं या कविता लिखी थी। इनकी पुस्तकालय में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति भी थी। ये भक्ति काल से संबंधित थे और भगवान कृष्ण की स्तुतियों में हिंदी में दोहे लिखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। इस आंदोलन के रूप में उन विभिन्न राजनैतिक झुकावों, विचारधाराओं एवं सामाजिक समूहों वर्गों का सम्मिलित किया जब तक वे प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो पहला सही है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलन को संगठित नहीं किया, परंतु इन्होंने उत्पीड़कों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया था। तो ये भी सही है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस एवं वाक् स्वतंत्रता के महत्व के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये भी सही है। इन्होंने न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए संघर्ष किया था। नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। यह स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक झुकावों, विचारधाराओं एवं सामाजिक वर्गों को सम्मिलित करके एक मजबूत तंत्र बनाना था। इसमें जुड़ने वाले सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस एवं वाक् स्वतंत्रता के उल्लंघन के साथ साथ न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए भी संघर्ष किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनके महत्वपूर्ण योगदान ही है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है देवगुप्त एवं देवराज कहा जाता है। देवगुप्त और देवराज। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर था। इन्होंने शक मुद्राओं के ही अनुकरण चांदी के सिक्के के जीर्णोद्धार कराया। इनके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री हैं। इन्होंने विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत जैसी उपाधि भी धारण की है। इनके शासनकाल में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों के जीवन वृत्तांत दिए गए हैं और जिनकी रचयिता में
उन्हें जहांगीर को भेंट किया था, तो इनका नाम हो जाएगा अखबार अल अखयार। मुगल काल में शरीयत का वजूद एवं हिंदी विचारधारा से संबंधित स्थापित करने में कादरी सिलसिला का प्रमुख योगदान रहा है। कादरी परंपरा के अब्दुल हक मुहिजिद देवली ने अपने ग्रंथ अखबार में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत लिखा है। देहलवी ने इस ग्रंथ को मुगल शासक जहांगीर को भेंट कर तथा जहांगीर के लिए सुन्नी सिद्धांतों के विषय के रूप में नूरिया ए सुल्तानिया नामक ग्रंथ को लिखा है। कादरी संप्रदाय के मूल आधार शरीयत पर जोर देने के साथ साथ सर्वेश्वरवादी विचारधाराओं की ओर झुकाव था। नेक्स्ट आते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई थी वह तांबा थी, पहला सही है। दूसरा, फरिश्ता का कहना है कि यह कांस्य एवं पीतल का था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, दूसरे सिक्कों पद सिर्फ अरबी में लिखे गए थे जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखे गए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सांकेतिक सिक्कों पर लिखी इबारत को स्पष्ट एवं पठनीय बनाने में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही थे। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी का महान विद्वान था। इसके मुख्य रूप में दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान का आक्रमण, कराचल अभियान को चलाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य किया गया था। इसने तांबे एवं इसके मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए थे। इनकी सांकेतिक मुद्रा के बारे में बर्नी, फरिश्ता जैसे विद्वानों ने स्पष्ट मत प्रकट किए हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित स्मारकों को उनके प्रारंभिक काल में उनकी ऐतिहासिक कालानुक्रम में बनाइए। तो सबसे पहले आते हैं बेगम शाही मस्जिद लाहौर, पहला सही हो जाएगा, पहला। दूसरा, उसके बाद बनता है चश्मा ए नूर अजमेर में। तीसरा है अहमदौला का मकबरा आगरा में, और चौथा है बीबे का मकबरा औरंगाबाद में। बेगम शाही मस्जिद लाहौर में 1611 से 1614 तक जहांगीर के समय बनी थी। चश्मा ए नूर अजमेर 1611 से 1614 में जहांगीर के समय बनी थी। अहमदौला का मकबरा आगरा में स्थित है, 1622 से 1628 से बनी है, नूरजहाँ ने बनवाया था। फिर आता है बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, 1651 से 1661 तक है, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनवाया था। पहले आती है बेगम शाही मस्जिद से लाहौर में बनी थी। चश्मा ये नूर लगा के अजमेर में जहांगीर के समय बना है। अहमदौला से मिलने आई थी, तो अहमदौला का मकबरा बन गया आगरा में, और फिर उनकी बीवी बन गई थी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना है, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किनका समर्थन प्राप्त था, बताइए। तो वल्लभ भाई पटेल का और सी राजगोपालाचारी का। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए नेहरू के साथ वल्लभ भाई पटेल एवं CR दास ने भी समर्थन प्रदान किया। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, वे तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे, तो वो अपने साथ लेकर आए थे नाथपा एवं मंजनिक साथ लेकर आए थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी ने सिंध पर आक्रमण किया तथा ठट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया। ये अपने साथ नाफ्ता एवं मंजनीक जैसे खतरनाक हथियार लाए थे। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ली।
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूल की थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित सैयद मुसलमानों को आधुनिक काल में उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखिए। तो सबसे पहले आते हैं, हम इनको कैसे रखेंगे, पहले आते हैं खिज़्र खां, उसके बाद मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह दूसरे, तीसरे आते हैं मोहम्मद शाह चौथे, और लास्ट में आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह चौथा नंबर। सैयद वंश के संस्थापक धारण की। इसका मूल उद्देश्य तुर्की एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट करना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना था। सुल्तानों का सही कालानुक्रम होगा खिज़्र खां, मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह फोर्थ और अलाउद्दीन आलम शाह। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है, तो वो हो जाएगी भक्तमाल में। भक्तमाल नाभादास की एक प्रमुख हिंदी ग्रंथ है। इस पर 1769 में प्रियदास जी ने टीका लिखा है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मध्यकालीन भक्तों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें मुख्य रूप से 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र एवं 316 छपायों में लिखे गए हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा है कि सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना और आराधना की लीलाओं का अवलोकन साधक सखी भाव से करते हैं या कहते हैं। लीलाओं का अवलोकन सखा सखी भाव में कहते हैं। अलबरूनी और भारत के बारे में निम्नलिखित में से उनकी विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला, उसे देश से निकाल दिया गया और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था, तो पहला सही है। इसके अनुसार आसपास जातियों के लोग चारों जातियों के गांव एवं शहरों से बाहर रहते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, ग्रह की सच्ची परिभाषा के बारे में उसने ब्रह्मपुत्र के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसे कोई और अन्य देश उसके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी आदि विद्वान थे। अलबरूनी गजनबी के साथ बाहर आया। इसने अपने भारत की यात्रा का विवरण किताब उल हिंद पुस्तक में दिया है। इसमें गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। इसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उसके जैसा कोई और देश धर्म ना हो सकता है। उन्हें ग्रहण की प्रकृति के बारे में ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का विरोध भी किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं है, तो शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, तो ये नहीं है। ईश्वर के प्रतित्व एवं मनुष्यों में भातृत्व भाव में विश्वास था, ये सही हो जाएगा। शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। लिंगों के बीच समानता थी, तो ये भी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी स्थापना का उद्देश्य धार्मिक, जो वैदिक धर्म है उनकी पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, लिंगों के बीच समानता एवं भारतीय सभ्यता संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना भी था। इनका आदर्श शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकरण में विश्वास नहीं था। इनके मुख्य रूप में उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सफलता मिली है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्त्रोत और उनसे संबंधित विषय बताइए। गुणियात उल मुनिया, इसका संबंध है फिरोज शाह के शासनकाल के संकलित संगीत ग्रंथ से, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है फतवा ये जहांदारी, इसका संबंध है राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। अदाव उल हर्ष और सुजात, इसका संबंध है युद्ध कला से संबंधित है। खजाइन उल फितू का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के विवरण से संबंधित है।
गुनियात उल मुनिया का संबंध है फिरोज तुगलक के काल से संकलित एक संगीत दर्शन से, यह ग्रंथ से। फतवा जहांगीरी, यह राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। अवाद उल हव व सुजात, यह युद्ध कला से संबंधित है। जबकि खजाइन उल फितूह का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी अभियान के विवरण से। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन थे? वज्रपति युद्ध समूह के प्रमुखों को नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वज्रपति कहा गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इन्हें आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी वज्रपति, जो कि योद्धा समूह के प्रमुख का नेतृत्व करने वाला था। कुलपति, जो परिवार का मुखिया होता था। पलगला, यह संदेशवाहक होता था। अर्थपति, यह मुख्य न्यायाधीश था। सेनानी, यह सेनाध्यक्ष। परिवार के प्रधान को कुलप, गृहपति। प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश और जन और राष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं कथन को कारण से बताइए। कथन कहता है कि औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ है, तो सही हो जाएगा। दूसरा, औपनिवेशिक विज्ञान बहुत स्पष्ट के साथ नहीं आया। सार्वभौमिकता एवं विज्ञान की उपदेयता के दावे ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा और ए आर की सही व्याख्या करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि तक भारत की ब्रिटिश संलग्नता के विश्वास एवं पाश्चात्य हस्तक्षेप के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के निर्माण में औपनिवेशिक विज्ञान जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशक से समग्र रूप से जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक वैज्ञानिकों को मुख्य धारा के मेट्रोपॉलिटन वैज्ञानिक समुदाय से जोड़ा माना जाता है, परंतु आगे चलकर सार्वभौमिकता एवं विज्ञान की उपदेयता के दावों ने इसकी पहचान को कुछ धुंधला अवश्य कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं चित्रकार और उनकी चित्रकारी शैली से संबंधित प्रश्न। पहला, अविंद्रनाथ टैगोर ये भारत माता के चित्र के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फस्ताशी के जादू के साथ सम्मिश्रण करके बनाया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका संबंध है अपनी चित्रकारी में ये भोलेपन और परिष्करण को मोहक तरीके से बुनते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर है नंदलाल बोस, इनका संबंध है विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखता अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण किया है। फिर आते हैं जेमिनी रॉय, इनका संबंध है एक व्यक्तिगत शैली विकसित की थी जो कि ग्राम्य परंपरा के निकट थी। चित्रकार और चित्रकला शैली। अविंद्रनाथ टैगोर, सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फस्तशी के जादू के साथ सम्मिश्रण था, सही है। अविंद्रनाथ टैगोर, इनकी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण के मोहक तरीके से चुना गया है, तो ये भी सही है। नंदलाल बोस, यह विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जेमिनी रॉय, यह एक व्यक्तिगत शैली विकसित की थी जो कि ग्राम परंपरा के निकट थी, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महायान बुद्ध धर्म के मुख्य लक्षण थे, तो बताइए। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते थे। स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण किया है, सही है। बोधिसत्व की अवधारणा है, ये भी सही है। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग किया था, तो ये गलत हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म के तहत सभी प्राणियों को बुद्धत्व प्राप्त करने की अनुमति देता है। महायानियों ने संसार भर में बुद्ध की मूर्ति एवं प्रार्थनाओं के लिए स्तूपों का निर्माण कराया। महायानी बोधिसत्व की अवधारणा के साथ साथ बुद्ध की प्रतिमा की भी पूजा को सर्वोच्च मानते थे। पाली भाषा का प्रयोग त्रिपिटक के लिए किया गया है, ना कि महायानियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। भारत में अंग्रेज विद्वानों के आरंभिक पूर्व देशीयता ओरियलिज्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताइए। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित कर विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकीय परिचय के साथ
प्राचीनता से विश्वविद किया है, तो पहला सही हो जाएगा। आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत है कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित किया जाए, ये गलत है। भारतीय रीति रिवाज एवं कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति का दर्शाना है, तो ये भी गलत है। पूर्व देशीय परंपरा के आरंभ से लेकर आगे चलकर कलकत्ता मद्रास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो ये सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास लेखन शैली से भिन्न पाश्चात्य इतिहास लेखन के अनुरूप वर्णन किया है। इसके अंतर्गत 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि पूर्व दृष्टिकोण को पाश्चात्य माध्यम से विश्व तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अन्य प्रयासों में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता मद्रास, 1791 में श्री जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज बनारस प्रमुख हैं। विलियम जोन्स ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के मध्य भाषाई संबंध स्थापित कर भाषाई प्राचीन इतिहास की सार्थकता को सिद्ध किया है। खगोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये मिली है खोतान से, खोद के निकाली हैं। मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थित खेतान का राज्य भारतीय संस्कृति का सर्वप्रमुख केंद्र था। 4वीं सदी तक खेतान में महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। यहाँ से खगोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई थीं। यहाँ से प्राप्त पांडुलिपियाँ मूर्तियों एवं चित्रकला से यह पता चलता है कि 8वीं सदी तक यहाँ भारतीय बौद्ध संस्कृति प्राप्त थी। नेक्स्ट आते हैं, स्त्री धन शब्द की पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये अर्थशास्त्र में दिया गया है। स्त्री धन वह संपत्ति होती है जिस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है तथा उसका उपभोग भी कर सकता है। पत्नी धन या जो स्त्री धन होती है किसका अधिकार होता है, पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है। स्त्री धन शब्द का उल्लेख पहली बार कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। कौटिल्य ने शुल्क एवं अन्याध्यायी अधिदैनिक एवं बंधुत्व को स्त्री धन के प्रकार के रूप में माना है। आगे चलकर मिताक्षरा में भी स्त्री धन के अधिकार को 2 शाखाओं में व्यक्त किया गया है, एक शुल्क के विषय में और दूसरा स्त्री धन के अन्य प्रकारों के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल के ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं मोहम्मद शाह गौरी, दूसरा आता है मोहम्मद खिलजी, तीसरा आता है ग्यास शाह और चौथा है नासिर शाह। पहला है मोहम्मद शाह गौरी, दूसरा है मोहम्मद खिलजी, उसके बाद आते हैं ग्यास शाह और फिर आते हैं नासिर शाह। 4वीं से 16वीं सदी के मध्य मालवा में शासन करने वाले मुस्लिम शासक क्रमशः हुसैन शाह गौरी, हुसैन शाह गौरी, मोहम्मद शाह गौरी, महमूद खिलजी, ग्यास शाह और नासिर शाह ने किया है। हुसैन शाह गौरी को आलम शाह भी कहा जाता है। अंततः अंतिम शासक महमूद शाह खिलजी द्वितीय को 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पराजित करके मालवा को गुजरात राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आते हैं, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता है, बताइए। तो ये थी चालुक्यों की। चालुक्य वंश के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। राजकुमारियां प्रदेश की शासिका होती थी। जय सिंह द्वितीय की बड़ी बहन अक्का देवी एक महिला शासिका विजय भट्टारिका की भी शासन में प्रमुख योगदान रहा था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनख्वाह पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण कराने की परंपरा शुरू की थी, तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामा एवं एलवरी तुर्क था। इससे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का चीतल चलवाया था।
इसने सिक्कों पर टकसाल शहर का नाम अंकित करवाने की परंपरा को भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराज ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र हस्ताक्षर किए थे? तो उनका नाम है जोधपुर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत देशी राज्यों पर ही 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार की परमोच्चता समाप्त हो गई। देशी राज्य अपनी इच्छानुसार भारत अर्थात पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने तथा पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थे। हैदराबाद, त्रावणकोर, जम्मू कश्मीर, मैसूर आदि राज्य भी पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते थे। सरदार पटेल के प्रयासों से जोधपुर के महाराज हेमवंत सिंह ने जिन्ना के प्रस्ताव पाकिस्तान में विलय को ठुकराते हुए अपने राज्य को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। रक्तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। रक्तक यह कनिष्क एवं कड़फिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए था, तो पहला सही हो जाएगा। रक्तक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान में खोजा गया था। इसमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार एवं बिम कटफिशस गुजल कटफिशस शासकों के बीच संबंधों का भी विवरण है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। रक्तक अभिलेख मुख्यतः यूनानी लिपि एवं बैक्ट्रियन शैली भाषा में लिखा है। बुरुंजी का क्या अर्थ है? बुरुंजी का अर्थ है असम के वंशावली रिकॉर्ड। बुरुंजी असमी भाषा में लिखी एक ऐतिहासिक कृति है जिसमें असम राज्य की प्रमुख घटनाओं, युद्ध संधि, राज्य घोषणा, राजदूत एवं राज्यपाल के विविध कार्य वंशावली रिकॉर्ड का भी उल्लेख है। अहोम राज्य सभा के पुरोहित लेखों का संकलन बुरुंजी में हुआ है। प्रथम बुरुंजी की रचना असम के प्रथम राजा सुकफा के आदेश पर लिखी गई थी, जिन्होंने सन 1228 में असम राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नासिर उद्दीन महमूद की बाद में दिल्ली में नासिरिया मदरसे की स्थापना की थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, रजिया ने मिनहाज सिराज को अपना प्राचार्य नियुक्त किया था, ये भी सही है। ग्यासपुर में यमुना के किनारे फिर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की थी, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है कि अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष एवं महिला शिक्षक नियुक्त करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शिक्षा, कला, व्यापार शैली में हिंदू एवं इस्लामी शैली का मिश्रण प्राप्त होता है। इस काल के दो बड़े शैक्षिक संस्थान मदरसा मुइजिया और नासिरिया थे। रजिया सुल्तान ने मिनाज उर सिराज को नासिरिया मदरसे से प्राचार्य नियुक्त किया। इसमें मदरसे से अभिजात वर्ग वाले अपने बेटे बेटियों के लिए क्रमशः पुरुष एवं स्त्रियां शिक्षक नियुक्त करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में हौज खास के समीप मदरसा-ए फिरोज शाही नाम से मदरसे का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों से बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था, जिनका नाम है भूलाभाई देसाई। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के गठन दिसंबर में मलाया में किया। जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली, सर्वोच्च सेनापति बने। 1945 में आज़ाद हिंद के सेनापतियों ने सिपाहियों ने सरकार द्वारा निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चला। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया, जबकि अन्य सदस्यों में तेज बहादुर शप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू थे। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया और अंततः फांसी को माफ़ी प्रदान की। आरंभ से
गुरु करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालानुक्रम में लगाइए। गुरु ने शुरू करते हुए, तो सही क्रम क्या होगा? पहला होगा जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। राजमुंदरी में सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1878 में हुई थी। इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन की स्थापना नहीं पता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, इसकी स्थापना हुई है 1877 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, इसकी स्थापना 1877 में बाबू जोगिंदर चंद्र बोस के द्वारा। फिर आती है इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन, उसके बाद आती है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1878 वीरेशलिंगम पोतलू के द्वारा। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई है रामास्वामी मुदलियार एवं बी आनंद चालू के द्वारा। किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचालित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो उनका नाम हो जाएगा मामूलनार के द्वारा। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य माना जाता है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की जानकारी मिलती है। नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। यह धन का अत्यंत लोभी था। कथा सरत सागर में नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तमिल लेखक मामूलनार ने भी उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को हुई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान गणपति शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव और जावा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस में हुए अपने सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। बहिष्कार की तकनीक में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, पदवियों एवं सरकारी सेवा का बहिष्कार शामिल था, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गणपति शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सवों और जाना जैसे पारंपरिक लोक रंगमंचों का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन में स्वदेशी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोधी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विविध पदों पर नियुक्त किया गया था, तो ये कहा है शेख अब्दुल कुदूम गंगोही के द्वारा। शेख अब्दुल कुदूम गंगोही चिश्ती शिवरी परंपरा के थे। इन्होंने सिकंदर लोधी द्वारा किए गए कार्यों जैसे हिंदुओं ने फारसी सीखी और तथा बड़ी संख्या में उच्च पदों पर नियुक्त किया था, इसके बारे में बाबर को जानकारी प्रदान की, जिसे सिकंदर लोधी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया लागू करने को कहा। गंगोही अलख नाम से कविताएं भी लिखा करते थे तथा रुद्रश्म नामक ग्रंथ भी लिखा है। फारसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा था, तो ये 1954 को सौंपा था। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाले क्रांतिकारियों ने क्रमशः पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य क्षेत्र पुदुचेरी था। जनरल डूमा फ्रांसीसी औपनिवेशिक पांडुचेरी का गवर्नर था। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों ने 1745 से 1700
1747 तक पांडुचेरी लेने का असफल प्रयास किया, लेकिन 1761 में इसे लेने में सफल हो गए। आगे चलकर 138 वर्ष तक पुनः यह फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा तथा 1 नवंबर 1954 को पांडुचेरी से पुर्तगालियों ने अपना दावा भारत को सौंप दिया। काल के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं भरहुत, उसके बाद आते हैं जग्गेपेट, फिर भूमराम, फिर चौथा आता है तंजावुर। भरहुत पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में था। जग्गेपेट यह पूर्वी दक्कनी बौद्ध संरचना 4वीं से 2वीं सदी में से लेकर 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था। फिर आता है भूमरा, ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कि गुप्त कालीन निर्मित है। फिर आता है तंजावुर, दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली के रूप में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। भारतीय महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है ये बताइए। तो लोहों के औजार एवं उपकरण शामिल हैं, सही है। उसके बाद घोड़े प्राप्त होते हैं। फिर शर्कोफेगी प्राप्त होती है और डोलमैन प्राप्त होता है, शर्कोफेरी और डोलमैन। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग की शुरुआत में है। प्रागैतिहासिक भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे के औजारों का उपयोग एवं प्रसार किया। यहाँ के लोगों ने व्यापार करने के लिए घोड़े तथा कॉर्नेलियन मोती, तांबे, कांसे की वस्तुओं का भी प्रयोग करते थे। इस संस्कृति के लोगों ने प्रागद्वीपीय भारत में खेती की शुरुआत की और धान, रागी उपजाते थे। इस प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण कहा जाता है। 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? तो इनका नाम है आर.पी. दत्त एवं बेच बेडले। आर.पी. दत्त एवं बेन वेचले द्वारा 1936 में कांग्रेस के अंतर्गत साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा गठित किया गया, जिससे कम्युनिस्ट एवं सोशलिस्टों की एकता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अतः पूर्ण स्वाधीनता का आंदोलन शक्तिशाली हुआ। साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों की एकता बड़ी। खुद कांग्रेस के अंदर संगठित वाम पक्ष उदय हुआ जो उसके सुधारवादी नेतृत्व को चुनौती देने लगा। साम्राज्यवादी विरोधी जन मोर्चे को संगठित करने में किसान सभा, स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी कांग्रेस को मदद दी थी। नेक्स्ट आते हैं आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थानों को स्थापना के कालानुक्रम में बताइए। सबसे पहले आते हैं कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी 1800 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। और जो संस्कृत कॉलेज बनारस में है इसकी स्थापना हुई थी 1791 में। तो कलकत्ता मद्रास में बना था 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी है 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा। संस्कृत कॉलेज बनारस में बनी है 1791 में जोनाथन डंगन के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित की गई है 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वैदिक नदी और उनके वर्तमान नाम बताइए। अस्कनी का संबंध है चेनाब से। पारुष्णी को कहा जाता है रावी, शताद्री को कहा जाता है सतलज और बिपाशा को कहा जाता है ब्यास। वैदिक नदियाँ और उनके वर्तमान नाम। अस्कनी मतलब चेनाब, पारुष्णी रावी, शताद्री सतलज, बिपाशा मतलब ब्यास। ये सभी वैदिक ऋग्वैदिक नदियों के नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो इनका नाम हो जाएगा कुल्लुक और मेघातिथि। इनके द्वारा मनुस्मृति पर टीका लिखी गई है। मनुस्मृति
हिंदू धर्म का प्राचीनतम धर्मशास्त्र है, स्तुति है, जिसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से जाना जाता है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार मेघातिथि एवं कुल्लुक भट्ट थे। मनुस्मृति पर विश्वरूप, कुल्लुक भट्ट एवं गोविंद राज ने भी टीकाएं लिखी हैं। मनुस्मृति में 4 वर्गों, 4 आश्रम, 16 संस्कार आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भाष्यकार, टीकाकार विज्ञानेश्वर अपराग विश्वरूप विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की है? तो उनका नाम है सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां इस्लामी सुधारक एवं 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत के दार्शनिक एवं भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्रणी माने जाते हैं। 2 राष्ट्र सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1875 में दक्षिण एशिया में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने आधुनिक विषय पर जागरूकता एवं ज्ञान फैलाने एवं मुस्लिम समाज के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की है। भारत के नवपाषाण संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? तो इनमें नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण और खेती के उपजाऊ किए गए जौ एवं मटर। नवपाषाण में कृषि एवं पशुपालन का सर्वाधिक प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। इस काल में घिसकर एवं पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण एवं खेती में उपजाए गए जौ और मटर भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कथन बताने हैं। पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उन क्षेत्रों का लगातार विस्तार करते रहते थे जहां से ये चौथे एवं सरदेशमुखी की वसूली करते थे। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पेशवाओं ने 2 शासकों छत्रपति और मुगल बादशाहों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त की थी। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। मराठा शासक शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के मध्य हुए विवाद का लाभ उठाकर पेशवा मजबूत हुए। पेशवा शासक बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी मराठा सरकार को गद्दी पर बैठाकर नेतृत्व अपने हाथों में लिया। आगे चलकर पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे तथा विजित क्षेत्रों पर अपने लोगों को नियुक्त करके क्षेत्रों का विस्तार भी करते रहते थे। यहीं से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करके अपने स्वराज्य को नियंत्रित करते थे। पेशवा द्वारा मराठा एवं मुगलों से सामंजस्य बनाकर शासन किया। 1719 में हुए मुगल सूबेदार हुसैन अली एवं बालाजी विश्वनाथ के बीच संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। 1719 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था। क्या नहीं जुड़ा था? खिजर हायत खान नहीं जुड़े थे। फजलुल हक, सिकंदर हायत खान और खली कुजाम इससे जुड़े हुए थे, लेकिन खिजर हयात खां इससे नहीं जुड़े थे। 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में खली खुजाल, फजलुल हक, सिकंदर हायत खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, परंतु इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच एवं लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की त्वचा एवं विकास किया है। तो पहला सही है, सोच और लेखन
की अपनी विशिष्ट शैली की त्वचा एवं विकास किया है, पहला सही है। ब्रिटिश राज्य के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाया था, तो ये भी सही हो जाएगा और AR की सही व्याख्या करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना का विकास किया है। इन्होंने जनमत को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश राज्य के अधीन होने के बावजूद रिपोर्ट प्रकाशन एवं संपादन को पत्र, अनुवाद एवं साहित्यकार जैसे नए मीडिया का प्रयोग किया। इनका प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ भारत दुर्दशा, इस नाटक में विदेशी शासकों के दुष्प्रभावों एवं गुलामी की पीड़ा का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अफगान राज्य तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। बहलोल के विपरीत सिकंदर लोधी ने राज्य सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर इसके बराबर नहीं बैठ सकता था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था, तो ये गलत हो जाएगा। अमीरों और अमीरजनों के सामने सुल्तान की बैठक स्थापित करने के लिए उसमें राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए थे, तो ये सही हो जाएगा। और एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य एवं विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी, तो ये भी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान साम्राज्य लोधी वंश की स्थापना की। इसमें जौनपुर 1484 ईस्वी में राज्य को दिल्ली सिंहासन में सम्मिलित किया। इसके पश्चात सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा। यह एक समान हैसियत वालों में प्रथम सिद्धांत के विश्वास नहीं रखता था, बल्कि कोई भी अमीर इसके बराबर नहीं बैठ सकता था। सिकंदर लोधी ने व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा नगर की स्थापना की। शासन में एवं सरदारों को नियंत्रण में रखने में उसकी सफलता का प्रमुख श्रेय गुप्तचर विभाग को दिया जाता है। उसने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की, खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया और व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विप्लव और उनके प्रमुख नेता बताइए। रामोशी विप्लव का संबंध है चित्तूर सिंह से। कोल विप्लव का संबंध है बुद्धू भगत से। और कच्चा नागा का भगत है शंभू दत्त से। और उराव विप्लव का संबंध है जात्रा भगत से। ओ भैया, जाता है तो जात्रा, ये जन्ना। रामोशी चित्तूर से सिंह से संबंधित है। कोल विद्रोह का संबंध है बुद्धू भगत और जोया भगत से। कच्चा नागा से संबंधित शंभूधन से। और उराव विप्लव का संबंध है जन्ना भगत से। उराव विप्लव का संबंध किससे है? जन्ना भगत से है। ये सभी विद्रोह 1857 की क्रांति से पूर्व हुए विद्रोह हैं। इस राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहावी विद्रोह और कूका विद्रोह महत्वपूर्ण थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए हैं? तो इनका नाम है विष्णुगुप्त। स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चिन्ह थे। ये न केवल सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन चुकाने में भी अपितु भूमि की खरीद बिक्री में भी सहयोग करते थे। सोने के सिक्कों को गुप्त लेखकों या अभिलेखों में दिनार कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के के साथ साथ व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए थे और विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक विष्णुगुप्त सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए थे। इस काल में राजा रानी प्रकार के और धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं सन 1955 के संथाल के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? बताइए। तो विद्रोह के क्षेत्र को
दमन एक कोह कहा गया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय किया था, ये भी सही है। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, आदिवासियों के पास आधुनिकतम हथियार थे नहीं थे। ग्वाल एवं लोहारों, दूध वाले एवं लोहे का काम करने वालों ने आदिवासियों का विद्रोह किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में प्रमुख थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू नामक 2 संथालों ने किया था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल दमन एक कोह के बीच केंद्रित था। आदिवासियों ने बाहरी लोगों को खदेड़ने के साथ साथ विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त करने की घोषणा की थी। ग्वालों एवं लोहारों द्वारा समर्थन प्राप्त करने के पश्चात भी आधुनिकतम हथियार न उपलब्ध होने के कारण विदेशी ताकतों ने विद्रोह के नेतृत्व करने वाले दोनों भाइयों को पकड़कर मरवा दिया था। सिख गुरु गोबिंद सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बुद्ध कला एवं आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी, पहला सही है। सैन्य कार्यवाहियों को उचित ठहराने के लिए इन्होंने सिख मान्यताओं को पुनरुत्थान किया था, ये भी सही है। काबुल के सतर्क शहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया था और उन्हें पनाह दी थी, तो ये भी सही है। शहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उनके राज्य में शरण दी है उसे वह राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने इस आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। डी गलत है और पहला, दूसरा, तीसरा सही थे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों पर 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं। इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। ये जो युद्ध कला एवं आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुण थे। काबुल के गवर्नर बने बहादुर शाह प्रथम अर्थात शहजादा मुअज्जम द्वारा जाजू की लड़ाई 1707 में आगरा में हुई थी और गुरु गोबिंद सिंह ने इनकी मदद प्रदान की। बादशाह विजित हुआ और गुरु गोबिंद सिंह को आगरा बुलाकर पुरस्कृत किया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिंह के नेतृत्व में सिखों के मुगलों के विरुद्ध हुए विद्रोह किया और गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को पंचककार अर्थात केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कक्षा रखने की सलाह दी थी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं, तो अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं धौली में, जौगढ़ में और संगति में। कहाँ पे? धौली, जौगढ़ और संगति में अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से मिली है। अशोक के अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रथम ने पढ़ा था। अशोक के मुख्य शिलालेखों में मुख्य हैं धौली, जौगढ़, सन्नति, मानसेरा, इरनागुंडी और निर्नार के अभिलेख। धौली, जौगढ़ और सन्नति में मुख्य प्रस्तर अभिलेख हैं, जो कि 12-13 के अतिरिक्त पृथक प्रस्तर अभिलेख 1-2 के अंश उपलब्ध हैं। अदे गोलम लघु शिलालेख हैं। यहाँ से उपशिलालेख बेल्लारी, कर्नाटक संख्या 1 और 2 उपलब्ध हैं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारत में महिलाओं की शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कंजेंस के द्वारा 1927 में की गई थी। इस सम्मेलन की पहली आधिकारिक बैठक पुणे में संपन्न हुई थी, जिसके द्वारा बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने, तलाक एवं विरासत के लिए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद मिली थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय इसके सचिव में प्रथम थी। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी? इन्होंने पृथ्वी गोल है कहा था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये भी कहा था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती ये नहीं कहा था, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है ये भी कहा था।
आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। वे गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद हैं। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने शून्य की खोज के साथ साथ गणितीय शब्द पाई के मान को भी बताया है। इनके अनुसार पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी कक्ष में घूमती है और इसी कारण रात दिन होते हैं। सर्वप्रथम खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समाचार पत्र और उनसे संबंधित तो संपादक बताइए। फ्री इंडिया का संबंध है तारकनाथ दत्त से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संबंध है क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संबंध है एनी बेसेंट से। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल है इनका संबंध है बीजी हॉर्मन से। फिर फिरोजशाह मेहता आ जाते हैं, ये इनके साथ थे। समाचार पत्र और उनसे संबंधित संस्थापक। फ्री हिंदुस्तान का संबंध है तारकनाथ दत्त से। इंडिया सोशियोलॉजिस्ट का संबंध है श्यामजी कृष्ण वर्मा से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पुस्तक है और बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध है बीजी हॉर्मन से। इन सभी समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कि मुंबई से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। पहला सही है। 1892 के इंडिया काउंसिल शब्द से पूर्ण विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने की संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। नहीं, चर्चा कर सकते थे लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। हेल्वर्ड विधेयक पर प्रथा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उस अभिव्यक्ति थी। यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था तो ये भी सही हो जाएगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन डायर की प्रदान की गई थी तो ये भी गलत है। 1892 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इसी परिषद के द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिनियम के पूर्व हुए 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा एल्बर्ट बल विवाद आदि घटनाओं ने इस अधिनियम को पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं द्वैत शासन की स्थापना 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई थी और ए और सी सही हो जाएगा। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश की एक मानक लागू किया जो कि मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? उसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने एवं व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। उसने अनाजों पर जगत अर्थात आयात कर खत्म कर दिया। पैमाइश का एक मानक लागू किया जो आगे मुगल काल तक प्रचलित रहा। इसने खाद्यान्न करों अर्थात अनाज कर को समाप्त कर दिया और व्यापार से प्रतिबंधों को हटा लिया। इससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट आता है कलकत्ता एंड हावड़ा स्मॉग न्यूसेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि 1883 में करना चाहते थे। कलकत्ता और हावड़ा धुआं उपद्रव अधिनियम 1863 पूर्ण रूप से जूट मिलों से निकलने वाले धुएं के उत्सर्जन पर रोक के लिए था। कलकत्ता फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं लोगों के लिए हानिकारक साबित हुआ। 1899 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण दिया गया। अंततः फेडरिक ग्रोवर जो कि विशेषज्ञ की जांच के आधार पर द बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 कानून बना। इस अधिनियम ने बंगाल स्मोक
न्यूक्लिएशंस कमीशन बनाया। न्यूक्लिएशन। ब्रिटिश शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे इन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। मुगल कालीन आर्थिक जीवन की जानकारी आईने अकबरी से भी प्राप्त होती है। इस काल में आगरा के निकट वयाना और गुजरात में सरखेज से सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा की जाती थी। मुगल शासक ने बंगाल एवं गुजरात में ऋण प्रदान करने के लिए ददनी अर्थात अग्री संविदा एवं पेशगी व्यवस्था को शुरू किया। इस काल के शासकों ने सिंध के पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करके साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए स्थानबद्ध किए गए। सिंधु नदी के क्षेत्र में व्यापार के लिए नौका चालन का प्रयोग भी किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हमारी है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पता नहीं कब लिखी गई है, किसने लिखी है नहीं पता, लेकिन ग्रीक की है ये, है ना। फिर आता है सीयू की लिखी गई है हेनसोंग के समय में, हर्षवर्धन के समय में। मणिमेखले इसको लिखा गया है संगम काल में, और सुत्तुनिपात का संबंध है बौद्ध काल की है। तो सबसे पहले ये लिखी गई थी, सुत्तनिपात बुद्धकालीन है। उसके बाद लिखी गई है द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ग्रीक रोमन पथ से लिखी गई है। मणिमेखले यह शिमलेस्तनार की रचना है और संगम युग में लिखी गई है। नेक्स्ट आती है सीयू की, यह हेनसोंग की रचना है, हर्षवर्धन के काल में लिखी गई थी। सुत्तनिपात में बौद्धकालीन धम्म संघ की वर्णन, इसी के आगे चलकर ऐसे ऋषियों का भी उल्लेख है जो कि पंचेंद्रिय सुख को त्याग कर इंद्रिय संयम रखते थे। हेनसोंग चीनी यात्री ने नालंदा के बुद्ध विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया है? तो इसको 1870 में समाविष्ट किया गया है। देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A को एक्ट 27 में परिभाषित किया गया है, जो कि 1870 में IPC में समाविष्ट हुआ। इस धारा के तहत कहा गया था कि सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं की धारा नहीं। धारा 124A के अनुसार राजद्रोह को एक गैर जमानती अपराध बना दिया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1891 में अखबारों के संपादक जोगेंद्र नाथ बोस के विरुद्ध किया गया था। जोगेंद्र चंद्र बोस हैं, उनके विरुद्ध किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, पुरातात्विक स्थल और उनसे प्रमुख प्रदेश बताइए। जोरवे का संबंध है महाराष्ट्र से, कायथा का संबंध है मध्य प्रदेश से, ओजियाना का संबंध है राजस्थान के, और रोजदी का संबंध है गुजरात से। पुरातात्विक स्थल और उनसे संबंधित प्रदेश। जोरबे का संबंध है महाराष्ट्र से, कायथा का संबंध है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, ओजियाना का संबंध है राजस्थान से, और रोजदी का संबंध है गुजरात से। कायथा जोरबे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। रोजदी गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से अलोकप्रिय विधायी एवं प्रशासनिक कदम उठाए थे? तो इनके द्वारा उठाया गया था, इन्होंने कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया था, और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी पारित किया था। लोकल सेफ्ट गवर्नमेंट एक्ट पारित नहीं किया था, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी इन्हें पारित नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के मध्य भारत के वायसराय रहे हैं। इन्होंने भारत में शिक्षा एवं आर्थिक सुधार के लिए मुख्य रूप से कार्य किए हैं। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1899 है, इंडियन
यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 है। और पुलिस आयोग 1902, अकाल आयोग 1900, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन करके। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शफा अस्पताल का निर्माण करवाया था? इनका नाम है, खिलजी हैं, लेकिन फर्स्ट वाले महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम 1436 से 1469 तक रहते हैं। ये व्यापार वाणिज्य के संवर्धन के लिए जैन पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान किया था। प्रजा के स्वास्थ्य के लिए मांडू में एक विशाल दारुल शफा अस्पताल का निर्माण करवाया। शिक्षा के मांडू के एक आवासीय महाविद्यालय की भी स्थापना की। इसने गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति उदारतापूर्ण नीति अपनाई और उन्हें शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट आते हैं, अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अध्याय और प्रकारों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुवादित है? तो इसका नाम लिखा गया था हौज-ए-हयात। अमृत कुंड संस्कृत की रचना का फारसी में अनुवाद हौज-ए-हयात नाम से हुआ है। अमृत कुंड का संबंध योगिक अभ्यासों एवं दर्शन से है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख अब्दुल हक खौली और अब्दुल कुदूस गंगोही हौज-उल-हयात पढ़ते थे तथा श्वास नियंत्रण का अभ्यास भी लोगों को कराते थे। यह पुस्तक फारसी में योग पर पहली पुस्तक शेख रुकनुद्दीन समरकंदी ने अमृत कुंड का अरबी अनुवाद किया था। 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संख्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुएं कपास एवं अफीम का व्यापार करते थे? उनका नाम है पारसी। कौन करते थे? पारसी करते थे। 6ठी शताब्दी में पार्सिपोलिस ने पारसिक या प्राचीन ईरानवासी साम्राज्य की स्थापना 1620 में अंग्रेजों की फैक्ट्री सूरत में स्थापित होने में बड़ी संख्या में पारसी कारीगर व्यापारी से जुड़े थे। अंग्रेज भी इन्हीं के माध्यम से व्यापार करते थे। पारसी समुदाय के लोग आगे चलकर पश्चिमी तट के बंदरगाहों से दो प्रमुख वस्तु कपास और अफीम का व्यापार करते थे। भारत में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना से पूर्व हुए यह प्रमुख व्यापार वस्तुएं थीं। फिरोज शाह मेहता भी कामा जैसे फारसी समुदाय के लोगों ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के यूरोपीय यात्रियों को उनके आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं पेट्रो डे ला वेल्ले, फिर उसके बाद आते हैं फ्रे सेबेस्टियन मैनड्रिक, उसके बाद आते हैं एवे फेरे तीसरे नंबर पर, और चौथे आते हैं जेमिली केरी, चौथे नंबर पर जेमिली केरी। भारत में आने वाले यूरोपीय यात्रियों का सही कालक्रम होगा पेत्रा डेल वेल, फिर फ्रे सेबेस्टियन मैनड्रिक, एवे केरे, जेमेली केरे। पेट्रा डेले वेले 1622 में सूरत पहुँचे। उसने केवे खंबात, अहमदाबाद, गोवा, मंगलूर एवं कालीकट तक की यात्रा की थी। इन्हें भारत के लोगों की धार्मिक मान्यताओं, अंधविश्वास, रीति रिवाजों की विधिवत पूर्वक वर्णन किया है। अपनी यात्रा विवरण का पहला संस्करण इतालवी भाषा में सन 1663 में प्रकाशित किया था।
सूची 1 को सूची 2 से मिला। ये महाजनपद और राजधानी बताइए। अश्मक का संबंध है पोतन से, चेदी का संबंध है शक्तिमती से, दक्षिणी पांचाल का संबंध है काम्पिल्य से और सूरसेन का संबंध है मथुरा से। महाजनपद में अश्मक का संबंध है पोतन से, चेदी का संबंध है शक्तिमती से या मुक्तिमती से, दक्षिणी पांचाल का संबंध है काम्पिल्य से और सूरसेन का संबंध है मथुरा से। 16 महाजनपद का उल्लेख बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें से ही अश्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मिलता है भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ लेख से। गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख या अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है। इसके अनुसार भानुगुप्त के मित्र गोपीराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती हो गई थी। ऐरण से प्राप्त एक वराह मूर्ति के अभिलेख में हूण शासक तोड़मान और उसके प्रथम वर्ष का उल्लेख है। ऐरण में गुप्तकालीन नरसिंह मंदिर, वराह मंदिर एवं विष्णु मंदिर पाए गए हैं। चोल साम्राज्य के राजाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखो हम यहाँ देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने तंजौर तंजावुर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि धारण की। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर शिव का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। शासकों का सही कालानुक्रम होगा राजराज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र और कुलोत्तुंग प्रथम। कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषतः भागवत धर्म का वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा फाहियान की कथा अनुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म मुख्यतः भागवत धर्म वैष्णव धर्म का भी उत्थान हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समान अन्य सम्राटों ने अपने सिक्कों पर नाम के साथ परम भागवत विश्लेषण का प्रयोग किया। इस काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था और सांची के महास्तूप एवं नालंदा को बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहा है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? तो जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का, वो ईंटों से बना हुआ है, गुप्त काल का है। और जो भीतर गांव में स्थित मंदिर है वो भी ईंटों से बना हुआ मंदिर है। भारत में गुप्त काल में मंदिर देवालय निर्माण कार्य में भव्यता दिखाई देती है। इस काल में प्रस्तर मंदिरों के साथ साथ स्टिका अर्थात ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर भी महत्वपूर्ण हैं। इस काल में निर्मित भीतरगांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर सहपुर छत्तीसगढ़ ईंटों से निर्मित होने वाले प्रमुख मंदिर हैं। भीतरगांव मंदिर की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इस मंदिर के प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है। परशुरामेश्वर भुवनेश्वर उड़ीसा में, शिव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में और विष्णु को समर्पित मंदिर हैं। संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा या सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो इनका नाम है सुल्तान हुसैन शर्की।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की, जो बाद में शर्की सल्तनत की राजधानी बनी। मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की। सुल्तान हुसैन शाह शर्की वंश का अंतिम शासक हुआ। इसने संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि के लिए सुल्तान रवि एवं गंधर्व की उपाधि धारण की। यह ख्याल गायकी के सर्वश्रेष्ठ गायक थे। इन्होंने संगीत के विश्वकोश संगीत राग कल्पद्रुम में अत्यधिक गति को कंपोजिशन या रचना के रूप में दर्ज कराया था। गति नहीं, गीत होंगे, अत्यधिक गीतों को। निम्नलिखित में से प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं हैं, तो ये मुलुकदास नहीं है। मुल्ला दाऊद मंजन और कुतवन हैं। संत मुलुकदास का जन्म वस देश की राजधानी रही वर्तमान कौशाम्बी जिले के बांसड़ा नामक स्थान में हुआ है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें थीं, रत्न खान एवं ज्ञानबोध। इन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण भाषा में फारसी एवं अरबी शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञान आश्रय मार्ग निर्गुण भक्ति संत नानक, रैदास, मुलुकदास और दादू दयाल हैं। निर्गुण भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के कवि मंजन, कुतवन, मुल्ला दाऊद और उस्मान हैं। ये प्रेम मार्गी शाखा की फारसी की मशावियों की शैली पर रची गई थी। इन गाथाओं की भाषा अरबी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग भी हुआ है। निम्नलिखित अभिलेखों को अधिनियम को उनकी अधिनियम की तिथि के अनुसार कालानुक्रम के रूप में बताइए। तो जो हमारा द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको 1923 में लाया गया था। एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस इसको पारित किया गया था। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए आया था 1878 में। और द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी पावर इसको लाया गया था 1931 में। और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11 इसको लेकर आए थे कब? ये लाए थे 1835 में। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11 इसको लेकर आए थे 1835 में। एन एक्ट फॉर अ बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ओरिएंटल भाषाओं के प्रशासन में विद्रोहात्मक लेखन को नियंत्रण करने के लिए। फिर आते हैं द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आया था, सरकारी गोपनीयता अधिनियम है उसके लिए। द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी पावर 1931 में आया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रचार को दबाने के लिए प्रयत्न किया था। और पंजीकरण अधिनियम 1935 के स्थान पर पंजीकरण अधिनियम 1867 को लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, मेरी सीमा क्षेत्र में सीकरोह भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो ये कर रहा था काजी मुर्गिशुद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी स्थायी सेना को रखा था। इन्हें शाही खजाने से नकदी के भुगतान होते थे। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आदेश दिए थे और उसके दरबार में काजी मुर्गिशुद्दीन रहते थे। अलाउद्दीन ने इसमें कहा कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन ने आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की है? इनकी द्वारा की गई है मोहम्मद लाल सरकार के द्वारा। मोहम्मद लाल सरकार ने 15 जनवरी
1876 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की है। यह एक उच्च शिक्षा संस्थान था। यह बुनियादी विज्ञान में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित थी। इसे भारत का सबसे पुराना अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पूर्वाग्रह एवं वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो इतिहास लेखनी में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे होती हैं जो कि परिशुद्धि, व्यापकता, संगीत एवं खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती हैं। तो पहला सही हो जाएगा। यदि ऐतिहासिक व्यापक दुर्घटनावश गलती से असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन संदेश हैं, ये सही है। और पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करा अनुचित होते हैं। तो ये भी सही है। विषयकता एवं वस्तुनिष्ठता घटनाओं के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार एक व्यक्ति घटना से संबंधित तथ्यों को पूर्वाग्रह एवं भावनाओं से मुक्त होकर देखता है और परखता है। वस्तुनिष्ठता इतिहास लेखन में परिशुद्धि, व्यापकता, संगीत एवं खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती है, जबकि पूर्वाग्रह एवं मिथ्या झुकाव की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक भावनात्मक लगावों के कारण अनुसंधानकर्ता किसी विशेष घटना को उनकी वास्तविक रूप में ना देखकर किसी पूर्व निर्धारित काल्पनिक रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप इसके द्वारा किए गए अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। पशुओं के अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशु कर एवं पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशु बेकार हो गए एवं छोड़ दिए गए पशु अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशु सभी झुंडों में शामिल किए पशु की संख्या, तो कुल संख्या होती है कुल संख्या ऐसे पशु जो खो गए हैं, मर गए हैं और दूध घी के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गांव के जो चरवाहे हैं, भैंसों के चरवाहे, दूध दोहने वाले, मथने वाले व्यक्ति और शिकारी को भी एक ही दुधारू गाय की देखभाल करनी चाहिए और उसके लिए उसे नगद मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दूध या घी के रूप में मजदूरी दी गई तो वे बछड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे मजदूरी के बदले में देखभाल किए जाने वाले पशु हैं और एक व्यक्ति को 100 पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। इससे बूढ़ी गाय, दुधारू गाय, बछड़ों वाली गाय और पहले वाली बछड़े को जन्म देने वाली गाय एवं औसर गाय जिन्होंने बछड़े को जन्म नहीं दिया है उनकी बराबर संख्या होनी चाहिए। उसे प्रतिवर्ष प्रति पशु 8 बका थी और 1 पर्ण या दाम सहित चर्म देना चाहिए। यह कर और पूर्ण निर्धारित लाभ के देखभाल हैं। 100 पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहे को ऐसी गाय जो रुग्ण हैं, जो विकलांग हैं, जो दूसरे व्यक्तियों को दूध दोहने नहीं देती, उनको दूध धोना कठिन है और जो बछड़ों को मार देती हैं को बराबर संख्या में बांटकर उस प्रत्येक वर्ग के लिए उचित हिस्सा देना चाहिए। ये ऐसे पशु हैं जो कि बेकार हो गए हैं और छोड़ दिए गए हैं। पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो उनको मुख्यतः 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित पशु अधीक्षक के कार्य को मुख्यतः 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पशु अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं कर, पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं, बेकार एवं छोड़ दिए गए पशुओं, अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशुओं, सभी इसमें सम्मिलित पशुओं की कुल संख्या, ऐसे पशु जो कि मर गए हैं या मार दिए गए हैं, दूध घी के कुल उत्पाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
उपरोक्त गद्यांश के बारे में एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायों, कितने औसर गायों की ज़रूरत सौंपी गई है? तो इनको क्रमशः 20 और 20। एक व्यक्ति को 100 पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, जिसमें बूढ़ी गाय, दुधारू गाय, बछड़ों वाली गाय, पहली वाला बछड़े को जन्म देने वाली गाय और औसर गायों की बराबर संख्या होनी चाहिए। कुल 5 प्रकार की गायों के रूप में बात की गई है, अतः औसर और बूढ़ी गायों की संख्या क्रमशः 20-20 होनी चाहिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य एवं हक क्या है? तो शिकारी का कार्य और हक होता है नगद मजदूरी के बदले में दुधारू गाय की देखभाल करना। शिकारी को सभी प्रकार के पशुओं की देखभाल करने के लिए नगद मजदूरी का प्रावधान किया गया है, क्योंकि यदि दूध और घी रूप में मजदूरी दी गई तो बछड़ों को नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता है? तो अधीक्षक को जिम्मेदारी की द्वितीय श्रेणी के लिए। पशुओं के अधीक्षक को मुख्यतः द्वितीय श्रेणी की जिम्मेदारियों के लिए वस्तु और नगद दोनों रूपों में भुगतान दिया जाता है। उसे प्रत्येक पशु को बराबर संख्या में बांटने के पश्चात उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित ना करें। पशु अधीक्षक को प्रदान किए गए 7 श्रेणियों की गायों में दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान नहीं करना चाहिए, ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से से दूध से वंचित ना करें। पशु अधीक्षक को सेवा के बदले नगद भुगतान मजदूरी प्रदान किया जाता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और जो उत्तर है वो बताएं। टिमरिट्स गवर्नर राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से समस्या को इस प्रकार देखते हैं, इस भूमि की यह अपेक्षित व्यवस्था हमारे लिए बेचैनी का कारण क्यों बनाना चाहते हैं और इसे उपजाऊ बनाने के लिए हमें अपना धन और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम एक पल में इससे वंचित किए जा सकते हैं और हमारी परिश्रम का लाभ ना हमें मिलेगा ना हमारे बच्चों को। इस मिट्टी से जितनी उगाही कर सकते हैं उतनी कर लें। हालांकि किसान भूखे मरेंगे का पलायन करेंगे, हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो जब आदेश होगा इसे छोड़कर कहीं और भटकने के लिए चल देने होगा। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो ये की गई है फैक्रोइस वर्नियर के द्वारा। फैक्रोइ वर्नियर एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने 17वीं सदी में अपने भारत यात्रा का वर्णन वर्नियर की भारत यात्रा नामक पुस्तक में की है। इसने बिमार्टिस के बारे में उक्त विवरण दिया है। निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी, सही है। औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी एवं पुश्तैनी बन गई थी, नहीं बनी थी। जागीर स्वराज की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, सही है। जहांगीर ने स्थायित्व के लिए अल्तून तमगा जागीरों की स्थापना की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। वर्नियर ने शाहजहां और औरंगजेब के मध्यवर्ती शासनकाल को देखकर उनका वर्णन किया है। उसने मुगल जागीर प्रणाली के बारे में कहा है, मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती हैं। जागीरदार राजस्व की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते हैं। औरंगजेब के काल में जागीरें अस्थायी बन गई थीं और मनसबदारों की संख्या में इनकी वृद्धि हुई थी। इन्हें देने के लिए जागीरें नहीं बचीं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह कहा था कि
जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का काल बना। तो ये कहा था इरफान हबीब ने। जागीरदार में मनसबदार होते थे, जिन्हें नगद के बदले जमादारी या अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे। इन्हें जागीर कहा जाता था। इरफान हबीब ने उपयुक्त गद्यांश के आधार पर कहा है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों को शोषण निहित था, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य में संकट का कारण बना। तिमिरिट्स से उस विदेश यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? तो इनका नाम है जागीरदार। फोक्रोइस वर्नियर ने उपयुक्त गद्यांश में तिमिरिट्स को मुगल अधिकारी जागीरदार के समान माना है। जागीरदार प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकारी शावनेह निगार था, जो कि जागीरों की कार्यवाही एवं जागीरों की तात्कालिक स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। शाहजहां काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन की प्रथा आम हो गई है, यह भी किसानों को बर्बादी का एक कारण था? तो ये किसने कहा है? मोहम्मद सादिक खां के द्वारा कहा गया है। मोहम्मद सादिक खां ने कहा है कि शाहजहां के शासनकाल में इजारे की प्रथा लोगों के सामान्य रूप से फैल गई है। इसके द्वारा किसान इजारे अर्थात ठेके पर ली गई भूमि पर खेती के द्वारा भरण पोषण करते हैं, परंतु फसल अच्छी ना होने, बीज पर संकट आ जाने से किसान धीरे धीरे कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है, जो उसकी बर्बादी का मुख्य कारण रहता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।